वेलकम बैक टू माय चैनल महादेव पाठशाला। और आज की जो डेट है 7 जन। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज हम लोग देखने वाले हैं सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना देर के हम चलते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोटेशन है कि प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और गोल पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम दिखना बंद हो जाएगी। सेम बात वही है कि जब अर्जुन जी को बोला गया था कि भैया तुम मछली की आंख में एक निशाना लगाओ, और जब गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि पहले तुम बताओ कि तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है, तुम्हें मछली दिखाई दे रही है, तो अर्जुन ने बोला था कि नहीं, मुझे मछली नहीं बल्कि केवल मछली का आंख दिखाई दे रहा है। जबकि बाकी और चारों भाइयों से पूछा गया था तो उन लोगों ने बोला था कि मुझे तो मछली दिखाई दे रही, मुझे मछली का पंख दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें उन्होंने बोला था। तो बात वही है कि अगर आप फोकस गोल पे किए हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है वो आपको तंग नहीं करेगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में तेंदुए के एक दुर्लभ रंग रूप कलर वेरिएंट क्या है? रंग रूप कलर वेरिएंट यानी कि एक अलग ही कलर का, एक अलग ही वेरिएंट का सैंडलवुड लेपर्ड देखा गया है। क्या है? सैंडलवुड लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब क्या है? तेंदुआ। क्या है? सैंडलवुड क्या होता है? इसको बोलते हैं चंदन की जो लकड़ी होती है ना, चंदन की लकड़ी। तो चंदन की लकड़ी कैसी होती है? थोड़ी गुलाबी होती है। तो गुलाबी कलर का जो है ना वो तेंदुआ देखा गया। कहाँ पे देखा गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी जगह देखा गया? तो एक जगह है विजयनगर। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। ठीक है, इसको अगर जो सैंडलवुड लेपर्ड है ना, सैंडलवुड लेपर्ड, ये नाम किसने दिया है? कर्नाटका ने। कर्नाटक में इसको ऐसे बोला जाता है। किंतु अगर पूरे वर्ल्ड स्तर पे देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड स्तर पे इसको बोला जाता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी लेपर्ड। क्या बोला जाता है? लेपर्ड। अब ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में देखा गया। पूरा अगर वर्ल्ड में बात किया जाए तो पूरे वर्ल्ड में केवल 5 बार ही ये देखा जा चुका है। कितनी बार? केवल 5 बार। 2 बार कहाँ देखा गया है? ये अफ्रीका में देखा गया है। ठीक है, अफ्रीका में। एक बार तंजानिया में, तंजानिया में। और 2 बार कहाँ देखा गया है? तो ये इंडिया में देखा गया है। ठीक है, इंडिया में पहली बार आपको कहाँ देखा गया? तो ये राजस्थान। राजस्थान में कौन सी जगह पे देखा गया? तो ये एक जगह है रणकपुर। इस जगह पे इसको देखा गया था। कब देखा गया था? तो नवंबर 2021 में। और सेकेंड टाइम अभी है, इसे जैन 26 में देखा गया। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या है कि जो IUCN है ना, IUCN के ये रेड लिस्ट में है। IUCN के ये रेड लिस्ट में भी है। IUCN का जो रेड लिस्ट होता है ना, उस रेड लिस्ट में ये है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये केवल 5 ही है रेड लिस्ट में। उसमें भी क्या है कि क्रिटिकली जो इंडेंजर्ड होते हैं ना, इंडेंजर्ड जो होते हैं, मतलब कि वो अब विलुप्त होने के कगार पे है, तो उस वाली लिस्ट में इसको सूचित किया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ये है इसको अल्ट्रा रेयर स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी देखिए यहाँ पे है। स्ट्रॉबेरी कैसा? ये हल्का पिंक कलर टाइप का है ना। तो ये तेंदुए का रिकॉर्ड किया गया कहाँ पे? विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसे सैंडलवुड लेपर्ड के नाम से इससे पहले 2021 में राजस्थान में देखा गया है। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में 2 बार, एक बार तंजानिया में, और 2 बार भारत में देखा गया है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि IUCN है। IUCN क्या करता है कि IUCN एक अपना रेड लिस्ट जारी करता है। और जब वो रेड लिस्ट जारी करता है ना, तो उस रेड लिस्ट में बताता है कि एक सूची बनाता है, और इस सूची के आधार पे वो डिसाइड करता है कि कैसे कैसे प्रजातियों का, ये जो IUCN है ना, ये जो नेचर है ना, नेचर इसका कंजर्वेशन करता है।
कंजर्वेशन करता है। कंजर्वेशन करने का मतलब क्या है? संरक्षण देता है कि उसे किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जो ख़त्म हो गए तो उसे तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन जो ख़त्म होने वाले हैं उनको कैसे बचाया जा सकता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर वो कोई जीव जंतु की प्रजाति हो। ठीक है, तो अभी जो इसको रखा गया, इसको कहाँ पे रखा गया है? इस वाले कैटेगरी में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। लेकिन इससे ऊपर भी दो कैटेगरी, एक है ई डब्ल्यू एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। मतलब भाई साहब ये वाइल्ड में ख़त्म हो चुके, अगर कोई ऐसा जंतु जो जंगल में ख़त्म हो चुका हो, किंतु वो जैसे चिड़ियाघर में अभी रखा हो, तो कुछ ही मतलब गिनती के रह जाते हैं। तो जो चिड़ियाघर में इन सब जगहों पे मिलते हैं या कैद में रखे जाते हैं, उनको ई डब्ल्यू में रखा जाता है। और उसके ऊपर आता है एक्सटिंक्ट, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं, अब वो भैया है ही नहीं। ठीक है, उसके नीचे आता है कि इंडेंजर्ड। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी कि मतलब ख़त्म होने की जो कगार है वो, उसकी जो कमी है वो घटती चली जाएगी। तो लिस्ट आप जब एलसी के पास आएंगे तो लिस्ट कंसर्न मैंने आपको ये सब दे दिया है। आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी? तो आईयूसीएन की स्थापना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है ना वो ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसका वहाँ पे मुख्यालय है। अगर हम आगे चलते हैं तो आगे आपको देखने को ये मिलेगा कि कर्नाटका में कुछ टाइगर रिजर्व है और कुछ नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसको याद नहीं कर सकते। तो टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व में पहला है अंसी डंडेली, दूसरा भद्रा है, तीसरा कुद्रेमुख है, नागरहोल है, बांदीपुर है, बिलीगिर है, एम मिल्स है। नेशनल पार्क में नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर, बनेरघट्टा और कुद्रेमुख, ये चार है। तो चार तो आप याद कर ही सकते हैं। इसमें भी आप नागरहोल टाइगर रिजर्व, कुद्रेमुख, भद्रा और बांदीपुर, इनको तो याद करके ही रखिए। एक रंगनाथ टेम्पल नामक भी टाइगर रिजर्व है, तो इनको भी आप याद करके रखिए। दूसरा सवाल है कि कलाई टू परियोजना अरुणाचल प्रदेश के अंजाव, क्या ये अंजाव डिस्ट्रिक्ट में किस नदी पर बनाने के लिए मंजूरी मिली है? तो भाई साहब ये है लोहित नदी। लोहित नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र की, इसकी जो है वो क्या है? ये सहायक नदी है। और जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस नदी पर जो है ना कलाई टू प्रोजेक्ट नामक जो परियोजना है, यानी कि ये डैम टाइप का है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, इसको मंजूरी दे दी है। तो उसी पर सारा बवाल छिड़ा हुआ है। आप इधर देख रहे होंगे, ये लोहित नदी है, ये लोहित नदी है। और ये है आपका सफ़ेद, ये आपका है सफ़ेद उदर, यानी कि पेट वाला जो है, क्या ये बगुला है। और पूरे भारत में अभी कितने है? लगभग ये 80 के आसपास पूरे भारत में है। ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये भी शामिल है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में ये भी शामिल है। आईयूसीएन ने इसे भी रेड लिस्ट में रखा है। ठीक है, तो जैसे आप आएंगे तो एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति होती है। ठीक है, एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति होती है, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि एक होती है कि ई आई ए ये एक रिपोर्ट देती है। क्या रिपोर्ट देती है आप इधर समझिए। ई आई ए जो होता है ना, एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होता है। तो ये एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट में अपने ये बताते हैं कि भाई साहब अगर कोई डैम बन रहा है या फैक्ट्री बन रही है या खनन या बांध या एयरपोर्ट कुछ भी बन रहा है, तो उसका पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव पड़ेगा तो वो उस पर्यावरण प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। अगर कम कर सकते हैं तो वो कौन कौन से तरीके होंगे जिससे हम उस पर्यावरण प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये पर्यावरण प्रभाव को कैसे कम करेंगे, और कोई चीज़ बनेगा, बांध बनेगा तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव डालने वाला है। तो ये ई आई ए रिपोर्ट सौंपती है। और ई आई ए किसके अंतर्गत आता है? तो वन, पर्यावरण एवं
जलवायु जो मंत्रालय है ना, उसके अंतर्गत आता है। तो ये रिपोर्ट किसको देती है? ये रिपोर्ट देती EAC को। ठीक है। ये रिपोर्ट में क्या बनाया जाता है कि परियोजना शुरू करने से पहले पर्यावरणीय नुकसान जो है उसका आकलन करता है, और सरकार को यह तय करने में मदद मिलती है कि जो बांध या हाईवे या एयरपोर्ट या फैक्ट्री कोई चीज़ बनने वाली है तो उसको मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए, यानी कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी जाती है। तो इसमें यह भी देखा जाता है कि EIA जो होती है ना, जब अपना रिपोर्ट अगर तैयार कर रही होती है तो जहाँ पे बनने वाला है वहाँ पे लोगों के पास, यानी कि जो पब्लिक है ना, पब्लिक हियरिंग पे भी जाती है, लोगों से भी मिलती है, और उनकी जो चीज़ें वो जानने की कोशिश करते हैं कि उनका दिक्कत क्या है, अगर हम बनाएंगे तो उन लोगों को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ जाएंगी, तो वो सब चीज़ें। तो ये रिपोर्ट फिर किसके पास आती है? ये आती है फिर विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, यानी कि जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी। ये क्या काम करते हैं कि एक तकनीकी या विशेषज्ञ समिति रहती है, इसमें क्या है कि बहुत सारे वैज्ञानिक रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक रहते हैं, ये इंजीनियर भी रहते हैं इसमें, इसमें पर्यावरणविद भी रहते हैं, और भी कई तरीके के वैज्ञानिक रहते हैं, जो EIA रिपोर्ट के आधार पर, EIA रिपोर्ट को तो देखते ही देखते हैं, उसके साथ भी अन्य कोई दस्तावेज रहता है तो उसको भी देखते हैं, और उनका मूल्यांकन करने के बाद ये फाइनली बताएंगे कि जो कोई बांध खनन या कोई भी परियोजना उसको स्वीकृति देनी या नहीं देनी है। ये रिपोर्ट किसको बनाते हैं? ये पर्यावरण मंत्रालय को बनाते हैं कि भैया अब इसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी जाए। ये फाइनली डिसाइड करते हैं। तो अभी जो मामला फंसा है वो मामला यही फंसा है कि जो विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति थी ना, वो लोहित नदी पर प्रस्तावित कितना मेगावाट, 1200 मेगावाट की जो कलाई टू परियोजना थी ना, उसको मंजूरी दे दी। तो वहाँ के जो पर्यावरणविद थे ना, उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि भैया तुमने क्या किया है कि मंजूरी तो दे दी है, लेकिन मंजूरी क्यों दे दी? क्योंकि यहाँ पर एक बगुला पाया जाता है, श्वेत उदर वाला, श्वेत उदर वाला। और ये जो बगुला है ये क्या है? गंभीर रूप से, यानी कि क्रिटिकली क्या है? इंडेंजर्ड है। अब तुमने इसको तो मंजूरी दे दी, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या है कि इस बकुले का कहीं पर भी जिक्र है ही नहीं। और इस बकुले का जो निवास स्थान है वो जो नाम दफा है ना, नाम दफा जो टाइगर रिजर्व है और कमलांग टाइगर रिजर्व है, उसी के आसपास वाला इलाका है, और वहीं पे ये जल विद्युत परियोजना जो है वो बन रही है। तो पर्यावरणविद जो है उन्होंने ये सवाल उठाया कि भैया तुमने मंजूरी दी तो दी कैसे? तो इसी बात पे बहस चल रही है। ठीक है। कलाई टू परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में बन रहा है, लोहित नदी पर प्रस्तावित है और 1200 मेगावाट का है। ठीक। इसे THDC इंडिया जो है लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। यह परियोजना 128 मीटर ऊंचा है। कंक्रीट ग्रेविटी डैम, यानी कि कंक्रीट ग्रेविटी बांध, ये होता क्या है? कंक्रीट ग्रेविटी बांध जो होती है ये कंक्रीट से बनेगी, जो कि अपने भार की वजह से जो पानी का दबाव है ना उसे ये झेल पाएगी। ठीक है। और एक भूमिगत पावर हाउस भी बनेगा इसमें। इसकी जो लागत है वो 14,176 करोड़ रुपए है। और पर्यावरणविदों का ये भी कहना है कि जो परियोजना क्षेत्र है इस पक्षी के ज्ञात आवास क्षेत्र में आता है, यानी कि ये पक्षी जहाँ पे रहते हैं वहीं पर ये परियोजना बन रहा है। इसी वजह से ये लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हम कुछ चीज़ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे नदी देख लेते हैं। यहाँ पे एक मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से निकलती है एक नदी, जिसको चाइना में क्या कहा जाता है? यारलुंग सांगपो, सांगपो। कहाँ से? इधर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील है, और इधर से निकलते हुए ये चाइना में जब रहती है, चाइना मतलब ये तिब्बत है, तिब्बत क्या है अभी चाइना के अधीन है। तो इस नदी को बोला जाता है यारलुंग सांगपो। ठीक है, इस नाम से इसको बोला जाता है। लेकिन ये जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हैं ना, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग, सियांग
या दिहांग के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो ये यारलुंग सांगपो है, जब ये जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो ये सियांग या दिहांग के नाम से जानी जाती है। और यही नदी जब ऐसे चलते 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 जब जैसे ही आप ये पहुँचते हैं आसाम में, तो आसाम में इसको किस नाम से जाना जाता है? आसाम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इसमें एक नदी है, इधर से देखिए ये एक नदी ये आती है, और ये नदी आकर के फिर ये किससे मिलती है? आसाम में मिलती है ब्रह्मपुत्रा नदी से। इसका नाम है सुबनसिरी। सुबनसिरी। ये जो नदी है, ये ब्रह्मपुत्रा नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा आप, मैं अगर आपको सीधी सी भाषा में अगर बताऊं तो जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको चाइना यानी कि तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये इंटर करती है तो वहाँ पे दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये आती है आसाम में तो इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक। इसे ब्रह्मपुत्रा नदी से जो ये अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट लगता है अंजाव डिस्ट्रिक्ट, और फिर उसके बाद एक आती है ये लोहित डिस्ट्रिक्ट। ये जो है ना, ये लोहित डिस्ट्रिक्ट आते हैं, लोहित डिस्ट्रिक्ट से होते हुए लोहित नदी भी निकलती है। ठीक। और ये लोहित नदी जो है वो आकर के ये असम में किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्रा नदी से मिलती है। ठीक है। तो इसी लोहित नदी पे क्या बन रहा है? कलाई टू प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसी का क्या हो रहा है? बहिष्कार किया जा रहा है। ठीक है। कि इसको मंजूरी मिली तो मिली कैसे है? अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो इसी लोहित नदी पे एक डैम भी बना है, एक ब्रिज बना है, और उस ब्रिज का नाम है भूपेंद्र भूपेंद्र हजारिका पुल। और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। कितने किलोमीटर का है? 9.14 किलोमीटर का है। कहाँ से कहाँ तक बना है? तो ये असम में ना एक जिला है, यही असम में एक जिला है जिसका नाम है तिनसुकिया। और यहीं पे एक आता है, इसी तिनसुकिया जिले में एक आता है सदिया करके एक जगह है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? धौला करके। तो सदिया से धौला तक ये बना हुआ है। ठीक। अब यही ब्रह्मपुत्रा नदी जब चलते चलते आगे बढ़ती है तो ये किसी और नाम से जानी जाती है। ठीक है। जब ये जाती है बांग्लादेश में तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। फिर ये आगे जाते जाते ये गंगा नदी जब जमुना नदी से मिलती है तो पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है, और पद्मा और मेघना जब मिलते हैं तो फिर आगे क्या हो जाता है? ये एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं जिसको हम बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पहला चित्र है, ये भाई साहब है दुनिया का, पूरा दुनिया का सबसे छोटा, क्या है? पूरा दुनिया में सबसे छोटा नदी द्वीप। क्या है ये? नदी द्वीप। नाम क्या है इसका? उमा नंदा, या इसको बोलते हैं पीकॉक नदी द्वीप। पूरा दुनिया में सबसे छोटा है। ठीक है। मैं बताऊंगा ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा। किस नदी पे है ये? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ठीक है। ये है आपका माजुली द्वीप। क्या है ये? माजुली द्वीप। आप ये भी समझ लीजिए कि द्वीप क्या होता है। द्वीप भाई साहब वो चीज़ें होती हैं जो समुद्र में या पानी में एक जमीन का जो टुकड़ा होता है जो धुआं से उठा तो रहता है पानी से ऊपर, उसी को द्वीप बोलते हैं। यानी कि जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे हम द्वीप बोलते हैं। और जमीन का कोई ऐसा टुकड़ा जो तीन तरफ से अगर पानी से घिरा हुआ हो तो उसे हम उपमहाद्वीप बोलते हैं। ये जो माजुली द्वीप है ना, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा, क्या है ये? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्या है ये? सबसे बड़ा
नदी द्वीप है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद करके रखिएगा। और ये दोनों ही किस नदी पे हैं? ब्रह्मपुत्रा नदी में है। किस पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी में। ये जो आपको पीकॉक दिखाई दे रहा है ना, इसी में एक मंदिर मिलता है जो किसका है? शिव जी का मंदिर है। इसीलिए इसको उमानंदा उमानंदा बोला गया है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है भूपेंद्र हजारिका भूपेंद्र हजारिका ब्रिज है, पुल है। ठीक है, ये कितने किलोमीटर का? 9.14 किलोमीटर का। कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धौला। ये आसाम और ये अरुणाचल प्रदेश। किस नदी पे बना है? ये लोहित नदी पे। लोहित नदी क्या है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लिखा है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कौन सा पोत भारत का पहला स्वदेशी रूप से क्या है डिजाइन किया गया? क्या है ये? प्रदूषण नियंत्रण पोत है, यानी कि पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। यानी कि अगर मान लीजिए आपका कोई जहाज में आग लग गया तो ये उसको बुझाने के लिए जाएगी, लेकिन ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, तो उसको कैसे मतलब उसको कैसे हटाना है? तो ये वो वाला है, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए ये वेसल बनी है। 204 इसका इंटरनेशनल कॉल साइन है। ये क्या है? इंटरनेशनल कॉल साइन है। यानी कि कोई अगर देखेगा तो वो बोल सकता है कि भैया चार्ली गोल्फ 204। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या है? समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप, ये कोस्ट गार्ड को मिल गई है। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे कि कोस्ट गार्ड, अगर कोस्ट गार्ड डे की बात करते हैं कि कोस्ट गार्ड कब अस्तित्व में आया था, तो कोस्ट गार्ड आया था अस्तित्व में 1 फरवरी 1978 को। ठीक, कोस्ट गार्ड का अभी डीजी कौन है, यानी कि हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल। तो एस परमेश। कोस्ट गार्ड किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अभी दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में, कहाँ पे? मुंबई में पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड यानी कि पीआरबी, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक, ये चीज़ याद रखिएगा, कौन सी बैठक? ये पहली बैठक है, आयोजित की। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस बैठक की अध्यक्षता संजय मल्होत्रा, जो कि आरबीआई के गवर्नर है, उन्होंने की थी। ये कौन से नंबर के है? तो ये 26 नंबर के इन्होंने की थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड होता क्या है? पहले तो आप ये जानिए कि पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड जो होता है वो एक नियामक बोर्ड होता है, जिसका उद्देश्य होता है कि जो हम डिजिटली भुगतान कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तो जैसे उसमें यूपीआई हो गया, कार्ड हो गया, वैलेट हो गया आदि को नियंत्रित करना, किस तरीके से उससे कंट्रोल किया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से भी, और उसे पारदर्शी बनाना कि सबके लिए वो सुगम हो। आरबीआई का जो काम होता है वो केवल मौद्रिक नीति और बैंकिंग जो निगरानी होती है वो देखना होता है, लेकिन पीआरबी जो होता है ना, वो भुगतान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है? पीआरबी, यानी कि रेगुलेटरी जो बैंक है वो देखती है। ठीक है, अगर पीआरबी के मुख्य कार्य की बात करते हैं तो यूपीआई, कार्ड, वैलेट, पेमेंट गेटवे आदि का ये जो नियमन है यानी कि रेगुलेशन है, ये देखती है। साइबर सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन मानक जो है वो यही तय करती है। हित जो ग्राहक हित होते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं, यानी कि कोई फ्रॉड ना हो, वो चीज़ें भी ये देखती है। और नई भुगतान तकनीक, अगर कोई नई भुगतान को लाया जा सकता है तो उस पर भी ये ध्यान देती है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पीआरबी है, पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड है, उसकी बैठक कहाँ पे हुई है? तो उसकी बैठक हुई है मुंबई में। और ये कौन से नंबर की बैठक थी? पहले नंबर की बैठक थी। कौन से नंबर की थी? पहले नंबर की। कहाँ पे हुई? मुंबई में।
ठीक है। आरबीआई का काम क्या है, ये चीज़ें आती है कि आरबीआई का काम क्या है, मौद्रिक नीति किसका काम है, मॉनेटरी पॉलिसी किसका काम है, आरबीआई का ये काम है। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अभी सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फिश फार्म कहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इनलैंड इनलैंड मतलब हो गया कि जमीन की, मतलब जो मेनलैंड होता है वहाँ पे। ठीक है, समुद्र के किनारे या समुद्र में नहीं। तो ये पहली बात तो मैं बता देता हूँ कि ये तेलंगाना में बना है। कहाँ पे बना है, ये तेलंगाना में बना है। जो रेनबो ट्राउट है ना, रेनबो ट्राउट है, ये मछली का नाम है। ठीक है, रेनबो ट्राउट जो है ये एक फिश है, और इस फिश का जो मांस होता है ना, थोड़ा मीठा टाइप का होता है। कैसा होता है ये, स्वीट होता है, स्वीट होता है। ये सबसे ज़्यादा यूएसए की तरफ पाया जाता है। लेकिन ये कौन से पानी में पाया जाता है, तो जो ठंडा पानी होता है, यानी कि जो क्लीन पानी होता है, क्लीन वाटर होता है, उसमें पाया जाता है। ये सी वाटर में नहीं मिलते हैं। ये क्या है, सी वाटर में नहीं मिलती है। और ये कैसी होती है, तो ये थोड़ा गुलाबी टाइप की होती है। कैसी होती है, गुलाबी टाइप की होती है। इसके जो मांस होते हैं ना, उसमें ओमेगा 3 जो होता है ना, ये जो प्रोटीन होता है, ये इसमें रिच मात्रा में पाई जाती है, कि मतलब बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो बोला जा रहा है कि इसको पालने के लिए ना, क्योंकि इसको जो अगर आपको पालना है ना, तो आपको फ्रेश वाटर चाहिए, और साउथ में आपको फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल है। और इसको क्या है कि थोड़ी ठंडी जगह चाहिए होती है, इसे ज़्यादा कूल ज़्यादा गर्म वाली जगह नहीं चाहिए होते। तो इस वजह से क्या है कि जो साउथ वाले एरिया थे, वहाँ पे इसका पालन वालन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये सबसे ज़्यादा पालन किधर होता था, जो हिमालयी क्षेत्र है ना, हिमालयी क्षेत्र है, उस साइड में होता था। अभी क्या है कि तेलंगाना ने एक बहुत बड़ा सा फार्म बनाया है, और उस फार्म में इसी का, जो ये रेनबो ट्राउट फिश है ना, इसी को वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पैदा किया जाएगा, या इसका उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो किस, अगर उसमें डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें, तो रंगारेड्डी करके डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना में, वहाँ पे इस फार्म को बनाया गया है। एक रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर नाम से जाना जाता है। और ये भगवान शिव का मंदिर है, और ये कहाँ पे मिलता है, तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया। कब किया गया, तो 2021 में किया गया। जो रामप्पा मंदिर है ना, ये रामप्पा मंदिर, रामप्पा नामक जो एक वास्तुकार थे, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया। लेकिन इसका जो मेन नाम है वो रुद्रेश्वर है। एक कालेश्वरम कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है। विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट परियोजना है। अब आप ये समझिए कि लिफ्ट परियोजना होती क्या है। लिफ्ट परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें, अगर मान लीजिए जो मेनलैंड है ऊपर है, और जो पानी का स्रोत है वो नीचे है, तो या कोई नदी है, तो उस नदी से पंप के माध्यम से, किसके माध्यम से, पंप के माध्यम से पानी को ऊपर उठाया जाता है। और जो मेनलैंड होते हैं, जहाँ पे सिंचाई की जरूरत है, सिंचाई के लिए या किसी और काम के लिए चाहिए, तो उस पानी को विभिन्न स्रोतों के पास भेज दिया जाता है। तो ये मेन, अगर आप ये समझिए कि जो पंप होते हैं ना, उनसे जो पानी का स्रोत नीचे होता है, उनको उठाया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट परियोजना बोलते हैं। तो जो कालेश्वरम है ना, ये सबसे बड़ा पूरे विश्व में लिफ्ट परियोजना है। और ये कहाँ पे बना है, तो ये तेलंगाना में किस नदी पे, गोदावरी नदी पर बना है। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि जो वाटर है वो पहले उठाया गया पाइप से, फिर इसको भेजा जा रहा है हर जगह। ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिक जरूरत है पानी पीने उने के लिए, उसकी जरूरत है, वहाँ भी भेजा जा रहा है कि, और कोई नदी होती है वहाँ पर भी आपको सिंचाई के लिए चाहिए, उधर भी भेजा जा रहा है। ठीक है, मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर बात रामसर साइट्स की है, तो रामसर साइट्स टोटल कितने हैं, तो टोटल है 44। ठीक, 44 में अगर बात करेंगे, तो 7 जो है वो नेचुरल है। किस टाइप के है, नेचुरल है।
एक मिक्स्ड टाइप है, और मानव निर्मित जो है वो कितने हैं, 36। ठीक है, 7 नेचुरल है, एक मिक्स टाइप है। मिक्स टाइप में कौन आता है, काजी रंगा नहीं, कंचन जंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अगला सवाल है कि चीन ने कौन सा नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है। तो भाई साहब, लॉदी नामक एक जो युद्ध पोत है, जो डिस्ट्रॉयर है, वो चीन ने लॉन्च कर दिया है, यानी कि अपने नेवी को दे दिया है। ठीक, तो लॉदी एक टाइप 052D, 052D ये उसका नंबर है। ये क्या है, गाइडेड मिसाइल है, डिस्ट्रॉयर है, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA नेवी में शामिल किया गया। और डिस्ट्रॉयर एक शक्तिशाली युद्ध पोत होता है, यानी कि युद्ध करने वाला ये जहाज होता है, जिसका उपयोग अन्य नौसैनिक जहाज़ों की सुरक्षा, यानी कि जो पहले से जहाज है उनकी सुरक्षा और जो अभियान वो चलाएगा उसके लिए यूज करने के काम आते हैं। इस अगर चीनी मीडिया रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये उन्नत रडार वाला है, इसमें हथियार है और संचार प्रणालियों से लैस है। तो आप देखेंगे तो ये हर एक के बोलने में ये काम आता है। अगर सामान्य परिचय की बात करते हैं तो जो देश चीन है, और आधिकारिक नाम अगर बात करते हैं तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, राजधानी इसकी बीजिंग है, और मुद्रा की बात करते हैं तो ये रेनमिंबी है। और भाषा की बात करेंगे तो मंदारिन है। और मंदारिन जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्या है, भाषा है। यांगत्सन जो नदी है ना, वो चीन की सबसे बड़ी नदी है। और हमारा इंडिया और चाइना के बीच एक एक्सरसाइज भी होती है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाथ में हाथ, क्या बोलते हैं, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ। लेकिन ये हाथ में हाथ कभी रख के चलता नहीं है। ठीक, सातवां सवाल है कि कौन सी सेना ने 2026 को घोषित किया कि नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष मनाया जाएगा। ठीक है, 2026 को क्या घोषित किया है, नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष। किसने घोषित किया, तो ये इंडियन आर्मी ने घोषित किया है। जो हमारा 2026 है वो किस रूप में मनाया जाएगा, तो ये मनाया जाएगा नेटवर्किंग डेटा सेंट्रिसिटी। क्योंकि अभी का जो ज़माना है वो ज़माना किस चीज़ का है, AI का है। तो AI का है, तो AI में अब जो डेटा है ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। क्योंकि इस समय कोई भी जो व्यक्ति है ना, युद्ध फिजिकली नहीं लड़ रहा है। वो क्या है कि अगर आप किसी भी सेना का जो डेटा अगर आपके पास है, तो आप आराम से उस युद्ध को जीत सकते हैं। क्योंकि कोई भी फिजिकली नहीं लड़ रहा है, सब अ, जो आपका ऑनलाइन चीज़ें हैं उसके आधार पे ही लड़ाई कर रहे हैं। तो अगर बात करते हैं कि नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रितता का वर्ष क्या है, तो नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता 2026 एक रणनीतिक पहल है, जिसका उद्देश्य डेटा को एक महत्वपूर्ण परिचालन संसाधन यानी कि एक सोर्स के रूप में यूज करना है। ठीक है, इसके तहत भारतीय सेना जो है उन्नत नेटवर्किंग प्रणालियों का उपयोग कर सभी स्तरों पर निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगी। अगर मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो स्थिति को बेहतर समझ, यानी कि सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाना है, कि आप स्थिति को बेहतर तरीके से समझिए, उसका निर्णय लीजिए, और निर्णय लेने की जो गति है ना उसको तेज कीजिए। ठीक है, और एकीकृत डिजिटल नेटवर्क, किस तरीके का नेटवर्क, डिजिटल रियल टाइम यानी कि वास्तविक समय का डेटा प्रवाह के माध्यम से युद्ध क्षमता को सुदृढ़ करना है। नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक जो युद्ध हो रहा है ना वो भौतिक नहीं हो रहा है, कि आमने सामने कोई लड़ाई नहीं करना चाह रहा है। यह तेजी से जो है सूचना प्रभुत्व, यानी कि जो सूचना है वही क्या है, आपका मालिक है। ठीक है, वही आपका क्या है, मालिक है, यानी कि इंफॉर्मेशन पे डोमिनेंस सब लोग करते जा रहे हैं। जहाँ जो बल डेटा को तेजी से एकत्र संसाधित और उस पर कार्रवाई कर सकता है, उससे निर्णायक बढ़त मिलेगी। जो डेटा को ज़्यादा ले करके और उसे अच्छे तरीके से यूज करता है, उसी को ज़्यादा बल मिलेगा, यानी कि वही जीत के कगार पे जाएगा। अगर हम रिवीजन की बात करते हैं तो रिवीजन में आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है कि एक जलीकट्टू खेल हुआ था। ठीक है, जलीकट्टू एक खेल हुआ था।
तो जल्लीकट्टू कहाँ से स्टार्ट होता है? थाचन कुरिची जो गांव है वहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये वाड़ीवासल जो होता है ना, पुटुकोट्टई जिला जो है वहाँ पे सबसे अधिक वाड़ीवासल। वाड़ीवासल क्या है, मैंने आपको बताया था कि वह द्वार होता है जहाँ पे सांड को क्या करते हैं, छोड़ा जाता है। और जो तमर्स होता है वो क्या कौन होता है? जो वश में करने वाले खिलाड़ी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तमर्स बोलते हैं। ठीक। 8वां पे कमीशन गठित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है? तो वो बना है आपका आसाम बना है। ठीक। ये मेरा महादेव पाठशाला एक चैनल है और इस चैनल पे आप जुड़ जाइए। अभी 74 यहाँ पे सब्सक्राइबर है, तो आप जुड़ करके मेरा हौसला अफजाई कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, महादेव पाठशाला ऑफिशियल नाम से है। ठीक। और ये आपका लिंक है, आप इस पर क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक। वेतन आयोग ये देख सकते हैं आप। ये भी मैंने आपको बता रखा कि सिखना ज्वालाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है यह सब कहाँ पे है आपका? नेशनल पार्क है आसाम में। ये सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान ये बनने वाला है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत जो नासिक कोल्हापुर जो अक्कलकोट कॉरिडोर है वो किस मोड में? तो बीओटी मोड है। बीओटी मोड क्या है? बूथ ऑपरेटेड है। बूथ ऑपरेटेड ट्रांसफर मोड है। ट्रांसफर मोड है क्या है कि 20-25 साल जो भी रहेगा उस उतने टाइम के लिए जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो इसको अपन लीज पे लेंगी और उस टाइम तक वो जितना भी रख रखाव या निर्माण का खर्चा वो सब वो ले लेंगी। फिर उसके बाद 20-25 जो भी निश्चित टाइम रहेगा उसके बाद वो सरकार को ट्रांसफ़र कर देंगी। ठीक है। अगला जो अगला जो सवाल है कि गोवा के प्रस्तावित तीसरा जिला कौन सा है? तो वही तीसरा जिला आपका कुसाउती है। कुसाउती का मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो क्यूपे में बनेगा। और इस कुसाउती जिले में जो 4 तबका है उसको इसमें जोड़ा गया है। ठीक है। अभी तक जो गोवा था उसमें कौन? एक नॉर्थ गोवा, दूसरा साउथ गोवा। साउथ गोवा दो ही डिस्ट्रिक्ट थे। अब तीसरा कौन आ रहा है? कुसाउती। कौन आ रहा है? कुसाउती। ठीक है। और तालुका टोटल कितने थे? तालुका टोटल 12 है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट्स की जो चेयरपर्सन है वो किसको चुना गया? तो ये पीवी सिंधु को चुना गया। ठीक। कब से कब तक रहने वाली है? तो ये 2026 से 2029 तक रहने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पहली बार होगा कि जब इजराइल का जो शांति पुरस्कार है वो किसी गैर इजरायली व्यक्ति को दिया जा रहा है। ठीक है। ये 80 वर्षों में पहली बार हो रहा है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन है वो कहाँ खोला जा रहा है? तो वो गिफ्ट सिटी में खोला जा रहा है, गांधीनगर में। गुजरात जो जनवरी 2026 से गिफ्ट सिटी में इसकी किसकी स्थापना करेगा? मुख्य सचिवों का जो 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन था उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है। चर्चित ज्वालामुखी जो बेजिमियानी है वो किस देश में विस्फोट हुई थी? तो वो रूस में हुई थी। कौन सा द्वीप था? तो चटका कमचटका पेनिनसुला था। ठीक है। सऊदी अरब ने अभी हाल ही में हथियारों की संदिग्ध जानकारी मिलने पर किस देश के बंदरगाह पे हवाई हमला किया था? तो भाई साहब ये यमन पे किया था। यमन में एक पोर्ट है उसका नाम है मोकाला पोर्ट। ठीक है। और यूएई यूएई में एक पोर्ट था उसका क्या नाम है? फुगैरा। क्या नाम है? फुजैरा। तो वहाँ से ये पोत आया था, कहाँ आया था? यमन आया था। और सऊदी अरब को ये मालूम चला था कि इसमें क्या है, इसमें भाई साहब हथियार है और वो जो हथियार है वो वहाँ पे जो हूती हूती जो समुदाय है उनको दिए जाएंगे। इस वजह से सऊदी अरब अपना F-15 को निकालता है और जाके हमला कर देता है। ठीक है। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने बढ़ते डिजिटल चलन के कारण अपनी जो 400 साल पुरानी जो डाक सेवा थी उसको बंद कर दिया? तो ये भाई साहब डेनमार्क है। इन्होंने ऐसा किया। रूस ने अपनी परमाणु क्षमता वाली आर्सेनिक मिसाइल को किस देश में तैनात किया? तो ये भाई साहब कर दिए कहाँ पे? बेलारूस में। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में उड़ीसा के तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो प्रलय का किया। प्रलय का कहाँ से किया है? तो ये पहली बात कि ये जो चांदीपुर है ना, चांदीपुर जो है मिसाइल परीक्षण केंद्र है वहाँ से हुआ है। और ये किस टाइप की मिसाइल है? तो ये हाइपर सोनिक मिसाइल है। कैसी है? हाइपर सोनिक।
भूटान के किस क्रिकेटर ने T20 में 8 विकेट लिया है? तो ये भाई साहब भूटान है, और ये इनका नाम है एमन। सॉरी, इस बंदे का नाम क्या है? दुलस्ते जल विद्युत स्टेज 2 परियोजना के पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर सहमति जताई? तो ये चिनाब नदी है। चिनाब नदी पे दुलस्ती 1 और दुलस्ती 2 दोनों परियोजना बनी है। ठीक है। ईरान ने अभी हाल ही में किस देश के सोयूज रॉकेट का उपयोग किया है? तो ये किया है रूस का। यहाँ पे कौन कौन सैटेलाइट गया था? पाया गया था जफर 2 गया था, और उसके बाद कौन सी सैटेलाइट गई थी? तो ये कौसर कौसर 1.5। 2000 साल पुराना जो बौद्ध स्थल है वो कहाँ पे? और बारामूला जिला जम्मू कश्मीर में खोजा गया है। RPREX जो एक्सरसाइज है वो किसके द्वारा की गई? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा की गई। कहाँ पे? ये मुंबई में की गई। फीदे जो वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है, इसके विजेता कौन है? मैग्नस कार्लसन है। पार्वती अर्गा जो पक्षी विहार है, इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, और यह किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी पनडुब्बी जो INS बख्शी है उसमें एक यात्रा की, और ये पनडुब्बी किस श्रेणी की है? तो कलवरी श्रेणी की। ये 3K श्रेणी की बनी थी और 3V श्रेणी की बनी थी। इसरो अगले 4 वर्षों में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में कौन से नंबर का प्रक्षेपण पैड बनाने वाला है? तो ये तीसरे नंबर का रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।